Hello friends, welcome to my channel, and in today's video we will cover the important chapter, that is Ashoka the emperor who gave up war. So friends, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है अगर ये आप ध्यान से सुनो. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. A very big kingdom, empire. So friends, Ashoka was one of the greatest ruler known to history. आई होप फ्रेंड्स आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में अशोका के बारे में ज़रूर सुना होगा. और अगर हम किसी के बारे में सुनते हैं तो या तो उसकी कोई अच्छाई होती है या फिर उसकी कोई बुराई होती है, इसलिए वो फेमस होता है. अगर इतना पुराने रूलर के बारे में हमने आज भी पढ़ा है या हम आज भी सुन रहे हैं या आज भी पढ़ रहे हैं तो उसके रीज़न कुछ ना कुछ तो होगा. अब अशोका जो था ना, उसमें लिखे कि वो ग्रेटेस्ट रूलर था. ग्रेटेस्ट रूलर तो हमें पता चल गया, बट वो क्यों था ग्रेटेस्ट, क्यों इतना हमने उसको महान बना दिया कि अभी तक आपको भी पढ़ना पड़ रहा है और हम भी पढ़ा रहे हैं. तो कोई तो बात होगी ना, और यही बात जानने के लिए आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा. अब अशोका क्या करता था, अपनी इंस्ट्रक्शन देता था कि लोगों को कि वो इंस्क्रिप्शंस करे. अब व्हाट इज़ इंस्क्रिप्शंस? दिस इज़ अ न्यू वर्ड फॉर यू. इंस्क्रिप्शंस होता है, अर्लियर कोई भी पेपर बुक्स इन सब का ट्रेंड नहीं होता था. पहले क्या होता था, मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी, पाम लीव्स में लिखते थे लोग, या फिर क्या करते थे हार्ड सरफेस में, जैसे रॉक्स हो गया, पिलर्स हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें लिखी जाती थी, नोट की जाती थी, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में या किसी कोई अचीवमेंट के बारे में या कोई वॉर जीत गए. अब यही तो रीज़न है जिसकी वजह से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चल रहा है. ठीक है, आप लोग भी सोचते होगे कि ये टीचर्स को या फिर जो इतने सारे बुक पब्लिशर्स हैं इनको कैसे पता, ये उस टाइम पे थोड़ी ना थे. तो यही रीज़न है, ये इंस्क्रिप्शंस की वजह से, मैन्यूस्क्रिप्ट्स की वजह से हमें हिस्ट्री के बारे में नॉलेज आती है. अगर हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट वो कह रहे हैं हाउ आर एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम. सो फ्रेंड्स, ये आपको पता होना चाहिए कि एम्पायर और किंगडम में क्या डिफरेंस होता है. अगर हम किंगडम की बात करें तो किंगडम जो होता है वो छोटे लेवल में होता है कि एक किंग है, ठीक है, उसका एक पार्ट है, एक प्लेस है जहाँ पे वो रूल कर रहा है. बट इफ़ यू टॉक अबाउट एम्पायर, एम्पायर इज़ अ बिग टर्म, मीन्स एक एम्परर है और उसके अंडर बहुत सारे प्लेसेस है, उसने बहुत सारे पार्ट्स में जो है कैप्चर किया हुआ है एंड वहाँ पे वो रूल करता है. ठीक है, तो एम्परर नीड्स मोर रिसोर्सेज. क्यों चाहिए अब ज़्यादा रिसोर्सेज? बिकॉज अब वो ज़्यादा पार्ट्स को अगर रूल कर रहा है, चला रहा है, उधर वहाँ से टैक्स लेगा. ठीक है, वहाँ पे तो उसके ऑब्वियसली बात है वहाँ पे वो लोग भी रखेगा जो टैक्स उनसे लेंगे, कॉमन पीपल से लेंगे या फिर जो भी काम करेंगे. तो ऑब्वियसली बात है उसको रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए किंग के अकॉर्डिंग्स में, क्योंकि किंग जो है वो छोटे लेवल पे एक ही पार्ट को रूल कर रहा है और एम्परर के अंडर बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स है. आई होप आपको इसका डिफरेंस समझ आ गया हो. नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. नेक्स्ट, अगर हमने अब बात तो कर ली अशोका के बारे में कि वो रूलर था या एम्परर था, ठीक है, बट वो कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करता था, तो वो मौर्यन एम्पायर का था. अब मौर्यन एम्पायर उसने नहीं फाउंड किया, उसके ग्रैंडफादर ने किया, जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य. आई होप फ्रेंड्स आपने इनके बारे में ज़रूर सुना होगा. तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने ही फाउंड किया था मौर्यन एम्पायर. उसके बाद उनके बेटे आए बिंदुसारा, एंड बिंदुसारा के बेटे थे अशोका. अब ये तो चल रही है जनरेशन, पर ये इसको क्या बोलते हैं कि जैसे पहले ग्रैंडफादर थे, फिर फादर आए, फिर उनके सन आए. तो इस चीज़ को जो आगे जनरेशन टू जनरेशन जब एम्परर बनते जाते हैं उन्हीं को हम डायनेस्टी बोलते हैं. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट और राइट समवेयर. व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, जो सेम फैमिली के मेंबर्स है वो बन जाते हैं रूलर वन आफ्टर अनदर. वन आफ्टर अनदर मतलब एक के बाद एक. द फैमिली इज़ ऑफन कॉल्ड एज डायनेस्टी. ठीक है, अब ये जो थे मौर्यन एम्पायर, इनको सपोर्ट करते थे चाणक्य एंड कौटिल्य. अब ये सारी बातें हमें कैसे पता है फ्रेंड्स? क्योंकि इसके ऊपर बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था अर्थशास्त्र. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये वन वर्ड में आ सकता है तो आपको पता होना चाहिए. आई होप यहाँ तक अभी तक कोई डाउट ना हो कि हमने पढ़ा कि अशोका थे वो मौर्यन एम्पायर से बिलोंग करते थे. मौर्यन एम्पायर के फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य जो उनके ग्रैंडफादर थे. और हमने किंगडम एम्पायर का डिफरेंस पढ़ा, हमने डायनेस्टी के बारे में जाना. तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं. अब
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडर्न इम्पॉर्टेंट सिटीज़। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न के टाइम पे इम्पॉर्टेंट सिटीज़ कौन कौन सी थी। फर्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट थी तक्षशिला, सेकंड थी उज्जैन। अब फ्रेंड्स मैं आपको मैप में समझाती हूँ। ये देखो, जो तक्षशिला थी वो पाकिस्तान, जो अभी प्रेजेंट में पाकिस्तान है, उस उधर लोकेट करती थी। उज्जैन आपको पता है ये आज का मध्य प्रदेश में। तो ये इम्पॉर्टेंट सिटीज़ क्यों थी फ्रेंड्स? जैसे ये होता है ना कि यहाँ पे इन्होंने अपने आदमी रखे हुए थे, मतलब कि रूलर्स और रखे हुए थे जो लुक आफ्टर करते थे कि उनके पीठ पीछे कुछ मिस हैपनिंग तो नहीं हो रही या कुछ मिस यूज़ तो नहीं हो रहा। हम पढ़ते हैं अब आगे। फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले लेना। तक्षशिला वॉज अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया। अब ये क्यों था इम्पॉर्टेंट? ये एक नॉर्थ वेस्ट में जाने के लिए, जैसे नॉर्थ वेस्ट कैसे, देखो कहाँ पे कर रहा है, ये पाकिस्तान वाली साइड है, तो वहाँ से आना जाना इजी हो जाता था, इसलिए इसको एक इम्पॉर्टेंट सिटी माना गया था। उज्जैन क्यों इम्पॉर्टेंट सिटी थी? कि नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर हमें जाना होता था, कोई सामान भिजवाना होता था, ट्रांसपोर्टेशन करनी होती थी, तो ये इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट सिटी इसलिए माना गया था। देखो हमने लिखा भी हुआ है, उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया, एक रूट की तरह काम करता था। और एक और रीज़न था कि यहाँ पे इन्हीं सिटीज़ में मर्चेंट्स जो थे या ऑफिशियल्स मीन जो उनके काम करते थे, या क्राफ्ट पर्सन जो थे ना, वो इधर इन सिटीज़ में रहते थे। तो इसलिए ये जो थी मॉडर्न के टाइम पे इम्पॉर्टेंट सिटीज़ थी। आई होप आपको समझ आ गई हो विद लोकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, ये मैप में आपको मार्क करने के लिए आ सकती हैं। नाउ नेक्स्ट, रूलिंग द एम्पायर। The area around Patliputra was under the direct control of empire। अब जो हमने दो तो पढ़ ली इम्पॉर्टेंट सिटी, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो थी पाटलिपुत्र। ये देखो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे पाटलिपुत्र है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट थी और यहीं से रूल करते थे अशोका पूरे अपने एम्पायर को, जहाँ जहाँ भी उन्होंने कैप्चर किया हुआ था जो पार्ट्स। ठीक है, तो वो वहाँ से क्या करते थे? टैक्स कलेक्शन करते थे। ठीक है, लोगों से टैक्स लेते थे, उस टाइम से चलता आ रहा है फ्रेंड्स टैक्स लेना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिंग सैलरीज को उसको देते थे, ऑफिशियल्स को जो उनके काम करते थे। अब देखो वो एम्परर थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो काम सारा कर सकते हैं, उन्होंने अपने अंडर लोगों को रखा हुआ था, ऑफिशियल्स को रखा था जो उनके बिहाफ में काम करते थे और उनसे सैलरी लेते थे। और क्या करते थे? पनिश दोज हु डोंट ओबे द रूलर्स ऑर्डर। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो भी बात नहीं मानता था या ओबे नहीं करता था उनको पनिश भी करते थे, जैसे अभी भी होता है कि अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं करते तो हमें पनिशमेंट मिल सकती है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अदर एरियाज, देयर वर अदर एरियाज ऑफ प्रोविंसेस, ईच दीज वॉज रूल्ड फ्रॉम a professional capital such as Takshila or Ujjain, control from Patliputra. Royal princes were often sent as governors and rules were probably followed। अब इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स? इसका ये मतलब है कि अदर एरियाज़ में इनके अलावा, अब आपको लग रहा होगा कि इन 3 एरियाज़ में थे, नहीं, और भी पार्ट्स में वो उन्होंने कैप्चर किया हुआ था, बट उन्होंने क्या करा था कि ये मेन एरियाज़ थे, इधर ऑफिशियल्स वगैरह रहते थे, पर उनके अलावा जो जगह थी जहाँ उन्होंने कैप्चर किया था वहाँ पे वो क्या करते थे? रॉयल प्रिंस को भेजते थे गवर्नर्स बना के, और वो क्या करते थे? टेक केयर करते थे, या फिर क्या करते थे? टैक्स लेते थे, या जो भी चीज़ें थी कि कुछ मिस हैपनिंग तो नहीं हो रही, या कुछ कोई ऐसा तो नहीं है जो बात नहीं मान रहा है या डिसओबे कर रहा है, उस चीज़ का ध्यान रखते थे अदर एरियाज़ का, इनके अलावा भी। ठीक है, और अशोका क्या करते थे? पाटलिपुत्र में बैठ के सारी जगह पे कंट्रोल करते थे। जैसे अगर आज के टाइम में बताएं कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो पूरे इंडिया को देखते हैं, है ना, पर उन्होंने क्या करा हुए? अपने और लोग लगाए हुए हैं जो कि अलग अलग पार्ट्स में देखते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर तो नहीं पूरे इंडिया को एक बारी में कर सकता, है ना, टेक केयर नहीं कर सकता, तो वैसे ही उस टाइम पे भी होता था। ओके फ्रेंड्स, अब अगर हम आगे बढ़े तो उसमें आ रहा है एरियाज लाइन बिटवीन द सेंटर।
The Mauryaas tried to control roads and river which were important for transport and to collect tax and tribute. अब क्या करते थे मौर्य उस टाइम पे, वो रोड्स और रिवर्स को अपने कंट्रोल में रखते थे. अब क्यों इम्पोर्टेंट था रोड्स को रिवर्स को अपने कंट्रोल में रखना? क्योंकि वही एक ज़रिया था जिसकी वजह से वो ट्रांसपोर्ट कर सकते थे और टैक्स और ट्रिब्यूट को कलेक्ट कर सकते थे. अब ट्रिब्यूट का क्या मतलब होता है? अ पेमेंट फॉर और गिफ्ट गिवन एज साइन ऑफ रिस्पेक्ट, ग्रैटिट्यूड और सबमिशन. इसका क्या मतलब होता था कि जो कहते थे कि ये ऐसे खुशी से दो, कि भाई तुमने एज अ गिफ्ट दिया है या फिर तुम एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट दो. ठीक है, अभी भी लोग लेते हैं ट्रिब्यूट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द अर्थशास्त्रस टेल अस दैट द नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स, साउथ इंडिया फॉर गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन्स. अब क्या होता था कि उनको इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और उन जैसे कि उसमें लिखा हुआ है अर्थशास्त्र में कि नॉर्थ वेस्ट एरिया जो था ना वो ब्लैंकेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. साउथ इंडिया जो था वो गोल्ड और प्रेशियस स्टोन के लिए. तो उनको आना जाना करना होता था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अपना चलाना होता था. इसलिए क्या करते थे, वो रोड्स पे और रिवर्स पे अपना कंट्रोल करते. उस टाइम पे रिवर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती थी ना, तो इसलिए उन पे अपना पूरा कंट्रोल रखते थे. आई होप फ्रेंड्स ये क्लियर होगा आपको. अगर हम बात करें आगे फॉरेस्टेड रीजन, तो वहाँ पे भी इनका फुल कंट्रोल होता था. इवन दो वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते थे, उनको कोई नीड नहीं होती थी. पीपल लिविंग इन दीज रीजन वर इंडिपेंडेंट, वो अपना इंडिपेंडेंट, वो किसी पे डिपेंड नहीं होते थे. बट दे वर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट, टिम्बर, हनी एंड वैक्स. अब उनसे भी वो क्या करते थे एज अ टैक्स, एज अ ट्रिब्यूट, कि उनसे भी ये सारी चीज़ें लेते थे. वो एलिफेंट्स, टिम्बर, देखो मैंने फ़ोटोज़ भी डाली हुई है टिम्बर. ठीक है, ये वैक्स है, ये एलिफेंट है. तो ये सब क्या करते थे, वो एक्सपेक्ट करते थे जो भी फॉरेस्टेड रीजन में लोग रहते थे कि वो उनको ये सब प्रोवाइड करे एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स और ट्रिब्यूट. ठीक है, अब हम बात करते हैं. अब देखो इतनी तो हमें समझ आ गया अच्छा क्या सिस्टम चलता था मौर्यन एम्पायर में, कैसे था, कैसे टैक्स लेते थे, ये सब बातें तो क्लियर है. पर जिसके बारे में हम बात करें वो एक यूनिक रूलर कैसे बना. द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर, अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, बिंदुसार भी, उसके बाद भी बहुत आए, पर सबसे फेमस या सबसे यूनिक जो था वो अशोका था. ऐसा क्यों? बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू टेक मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन. सबसे पहली बात तो ये थी कि वो अपने मैसेजेस लोगों तक कैसे पहुंचाता था, इंस्क्रिप्शन से, कि पिलर्स पे, स्टोन पे, हार्ड सर्फेसिस पे वो मैसेजेस पास ऑन करवाता था लोगों तक. तो वो एक पहला रूलर था. एक तो ये उसकी यूनिकनेस थी. अगर दूसरी की बात करें तो मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस वर इन प्राकृति एंड वर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट. फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी वन वर्ड में आ सकता है कि उसकी मोस्ट कौन सी लैंग्वेज में या कौन से फॉर्म में जो इंस्क्रिप्शंस थी वो लिखी गई थी, तो वो हो प्राकृति एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट. ये मैंने मैप भी इसमें साथ में अटैच करा हुआ है. ठीक है, अभी ये आपको समझ आएगा कि मैंने क्यों करा है. अब यहाँ से जो था अशोका का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है, उसका वॉर कलिंगा में. अब पहले तो फ्रेंड्स आप कलिंगा देख लो, कलिंगा कोस्टल एरिया के पास है. ठीक है, तो अब इसकी बैक स्टोरी की अगर बात करूँ कि आपको क्लैरिटी तभी होगी जब मैं आपको बैक स्टोरी सुनाऊंगी. तो ये टाइम था जब उसके ग्रैंडफादर और फादर ने भी कलिंगा को कैप्चर करने की ट्राई की थी, पर वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हुए थे. अब अशोका जो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटेस्ट रूलर था, बहुत ही पावरफुल था, अब वो कलिंगा को कैप्चर करना चाहता था. अब ये है हमारा कलिंगा. ठीक है, अब ये जो कलिंगा है ना, ये अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो ये प्रेजेंट टाइम का उड़ीसा है हमारा. और फ्रेंड्स एक और बात, अगर आपको स्टेट्स में अभी भी, इंडिया स्टेट्स में अभी भी लोकेशन मार्क करने में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं नेक्स्ट वीडियो वही पोस्ट करूँगी. ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट टाइम का उड़ीसा है. अब आप ये सोचोगे कि इसको ही क्यों कैप्चर करने के लिए इतनी लड़ाई इसके पहले ग्रैंडफादर ने की, फिर फादर ने की, अब ये क्यों कर रहा था. इसका ये रीज़न है फ्रेंड्स, क्योंकि ये कोस्टल एरिया में लाई करता है और यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, यहाँ पे रिवर, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत इजी हो जाता है बाकी पार्ट्स में. तो ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था कलिंगा को कैप्चर करने के लिए.
फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं. अशोका वॉर इन कलिंगा. ना अशोका वांटेड टू मेक कलिंगा पार्ट ऑफ हिज एम्पायर. ठीक है, अशोका ऑब्वियस सी बात है कि इतना ईजी हो जाता ट्रांसपोर्टेशन करना और जगह को कैप्चर करना अगर वो कलिंगा को कैप्चर कर लेता. द वॉर वॉज वेरी बिग एंड डेंजरस. अब जो वॉर था ऑब्वियस सी बात है ईजी नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था. अब इस वॉर में 1 लाख पीपल डाइड एंड 1.5 लाख पर कॉट. अब इसमें क्या हुआ, बहुत लोगों की जान गई. वॉर में तो देखो दोनों साइड में हमेशा क्या होता है, नुकसान ही होता है, चाहे कोई भी वॉर हो. ठीक है, अशोका वन द वॉर. वाओ, अब क्या हुआ, अशोका जीत गया, जो वो चाहता तो उसको मिल गया. बट उसने क्या देखा, डीप डाउन उसने देखा कि लोगों की डेथ हो गई, लोग दुखी हैं, रो रहे हैं. उसने आसपास देखा ब्लड है, लोग रो रहे हैं जिसके फैमिली चली गई. ठीक है, आसपास उसको सब क्या दिख रहा था, सब कुछ दुखी दुखी. इवन दो वो जीत गया था बट उसको तब भी उसके मन में सेटिस्फेक्शन नहीं थी. वो बहुत सैड था, वो बहुत सॉरी था कि ये क्या, कि एक मेरे को जगह, एक किसी को कैप्चर करने के लिए मुझे जस्ट बिकॉज मुझे कलिंगा चाहिए था तो मैंने क्या कर दिया ये. आफ्टर द वॉर अशोका लेफ्ट वायलेंस. अब उसने उसी टाइम ये सोचा कि मुझे ये जीत के क्या फ़ायदा जब मेरे अपने लोग जो हैं वो सारे मर गए या बहुत दुखी हैं. उसने उसके बाद क्या किया, ही फॉलोड बुद्धिज़्म एंड स्टार्ट लिविंग अ पीसफुल लाइफ. नाउ दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ अशोका. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स. ये आपको पता होना चाहिए, ये आंसर भी आ सकता है कि कौन सा टर्निंग पॉइंट था अशोका का. तो ये था जब उसने देखा कलिंगा वॉर के बाद कि कितने लोग जो हैं वो मर गए या कितने लोग दुखी हैं मेरी वजह से. तो उसने कौन सा पाथ फॉलो करा, उसने बुद्धिज़्म का पाथ फॉलो करा. He taught love, kindness and non-violence to everyone. उसने उसके बाद से अपने लोगों को उसने कहा कि मैं गुड एम्परर बनूंगा. मैं अपने लोगों को क्या वायलेंस नहीं सिखाऊंगा, मैं छोटे बच्चों को वायलेंस नहीं सिखाऊंगा. मैं छोटे बच्चों को क्या सिखाऊंगा, काइंडनेस सिखाऊंगा, लव सिखाऊंगा एंड नॉन वायलेंस सिखाऊंगा. नाउ उसने क्या किया, बुद्धिज़्म फॉलो करा और क्या फॉलो करा, अशोका धम्मा. अब ये बनाया, क्या है अशोका धम्मा. Ashoka Dhamma did not involve worship of a god or performance of a sacrifice. अब ये जो धम्मा था अशोका का वो ये इन्वॉल्व नहीं करता था कि पूजा करो भगवान की या कुछ सैक्रिफाइस करो. He felt that just as a father tries to teach his children, he had duty to instruct his subject. अब वो क्या सोचता था कि जैसे एक फ़ादर की ड्यूटी होती है, फ़ादर की क्या ड्यूटी होती है कि अपने बच्चों को समझाना, अपने बच्चों को पढ़ाना या कुछ भी समझाना जो उनकी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, वैसी उसकी एक ड्यूटी है कि वो अपने लोगों को समझा पाए. क्या समझा पाए, लव करना, रिस्पेक्ट करना, दूसरों के टूवर्ड्स काइंड होना. ठीक है, अब उसने कुछ स्टेप्स भी लिए थे. कौन कौन से स्टेप्स उसने लिए थे, ही बिल्ट रोड्स, डग वेल्स एंड बिल्ट रेस्ट हाउसेस. उसने क्या बनाया, उसने लोगों के लिए रोड्स बनाई, डग वेल्स बनाए और उसने रेस्ट हाउसेस बनाए. क्योंकि देखो पहले के टाइम में क्या होता था, लोग ट्रैवल करते थे और इस टाइम पे ऐसे बस ऑटो ये सब नहीं होता था. तो लोग जो इतने दूर तक ट्रैवल करते थे तो उनके लिए, ट्रैवलर्स के लिए रेस्ट हाउसेस बनाए. उसने मेडिकल ट्रीटमेंट अरेंज करवाए, ह्यूमन बींग्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी. उसने मैसेज इंस्क्राइब्ड कराए, मैंने बताया ना इंस्क्रिप्शंस उसने स्टार्ट करी थी. ठीक है, और उसमें वो क्या करते थे, इंस्ट्रक्शन देते थे लोगों को धम्मा के बारे में और नॉलेज देते थे. ठीक है, उसने ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया था. ठीक है, वो जाते थे प्लेस टू प्लेस और वो धम्मा के बारे में और लोगों को नॉलेज देते थे. ठीक है, तो फ्रेंड्स यही थी हमारी चैप्टर अशोका की, कैसे एक वो ग्रेटेस्ट रूलर बना, कैसे उसने पहले कैप्चर करा, कैसे वो कलिंगा वॉर जीतने के बाद भी उसने सबको छोड़ दिया और एक पीसफुल लाइफ को जीने लगा. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो और अगर कुछ भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी मेरे को कमेंट कर देना. एंड प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.